जरा इमेजिन करें, एक बहुत बड़े पब्लिक इवेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिक्योरिटी एकदम टाइट है, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा का पूरा सिक्योरिटी ग्रिड ठप पड़ जाए। कम्युनिकेशन के सारे तरीके बस कट जाएं, और वो भी मेन इवेंट शुरू होने से ठीक कुछ घंटे पहले। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रात को डिकोड करने वाले हैं जहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। हम उन खुफिया जानकारियों और डॉक्यूमेंट्स की गहराई में जाएंगे जो ये बताते हैं कि उस रात पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। ये कहानी है उस मिडनाइट शील्ड की, जिसने जम्मू में 12 घंटों के भीतर पूरे हालात पलट कर रख दिए। सिर्फ 12 घंटे। और सच कहूं तो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये वो टिक टिक करती घड़ी थी जो उस रात चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू में प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, और उस रैली के शुरू होने में लिटरली सिर्फ 12 घंटे बचे थे। अब जब टाइम इतना कम हो और अचानक कोई बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाए, तो प्रेशर किस लेवल का होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 12 घंटों के भीतर एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन चला जिसने एक बहुत बड़ी तबाही को होने से रोक दिया। ठीक है, तो आइए सीधा इसमें उतरते हैं और इस टाइमलाइन के जरिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2019 से, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। ये एक बहुत बड़ा लीगल शिफ्ट था। अब यहाँ से सीधा आते हैं 23 अप्रैल 2022 पर, जब एक आतंकी मॉड्यूल जम्मू के जंगलों में अपनी जगह बनाता है, और इसके ठीक अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2022 को 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का जम्मू दौरा होना था। तो इस टाइमलाइन को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई थी। अब सवाल ये है कि इस हमले के पीछे मोटिव क्या था। अगस्त 2019 से पहले आर्टिकल 35A के तहत प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरियों के अधिकार केवल वहीं के लोकल निवासियों तक सीमित थे। लेकिन अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट हो गया। सोर्सेज बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ये पॉइंट आउट करते हैं कि यही स्पेसिफिक लीगल इंटीग्रेशन और उसके बाद का बदलाव ही वो मेन रीजन था जिसने एक आतंकी समूह को इस बड़े हमले की साजिश रचने के लिए ट्रिगर किया। तो चलिए वापस चलते हैं 23 अप्रैल की शाम पर। सांबा जिले के पल्ली इलाके में कैप्टन राकेश टीआर अपनी 9 पैरा स्पेशल फोर्स की एक छोटी सी टीम के साथ अलर्ट पर थे। तभी उनके ग्राउंड डिवाइस पर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से एक फ्लैश मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, अलर्ट अलर्ट, बस। नो कोई आगे की डिटेल, नो कोई सटीक खुफिया जानकारी। मतलब ये एक बेहद अस्पष्ट लेकिन डरा देने वाला मैसेज था। इस मैसेज ने ये तो क्लियर कर दिया था कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन वो खतरा असल में है क्या, ये अब भी पूरी तरह से अंधेरे में था। और ये जो खतरा था ना, उसका स्केल वाकई खौफनाक था। 15 उस वक्त ग्राउंड पर कैप्टन राकेश की टीम में सिर्फ 6 ऑफिसर्स मौजूद थे, और सामने जो इंटेलिजेंस धीरे धीरे आ रही थी उसके हिसाब से उन घने जंगलों में हैवी वेपन्स और विस्फोटकों से लैस लगभग 15 हमलावर छिपे हुए थे। ये नंबर अपने आप में एक भयंकर टैक्टिकल डिसएडवांटेज को दिखाता है। जरा सोचिए, सिर्फ 6 ऑफिसर्स और उनके सामने 15 पूरी तरह से तैयार आतंकी। और फिर हालात बिल्कुल हाथ से फिसलने लगते हैं। रात 11:59 तक दिल्ली में बैठे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल के डैशबोर्ड पर सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन ठीक रात 12 बजे ग्राउंड की सारी कम्युनिकेशन लाइनें अचानक कट जाती हैं। कैप्टन राकेश का बेस से कांटेक्ट पूरी तरह टूट जाता है। इस भयानक सन्नाटे को दिल्ली में तुरंत भांप लिया जाता है, और सिर्फ 15 मिनट के भीतर रात 12:15 पर NSA तुरंत एक ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन रिले सेटअप करने के लिए पठानकोट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये इंटरसेप्ट किया गया एन्क्रिप्टेड मैसेज। ये सीधा हमें उस आतंकी मॉड्यूल के दिमाग के अंदर ले जाता है। ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं था, ये उनके असली इरादों का पक्का सबूत था। इससे ये एकदम साफ हो गया कि ये कोई रूटीन घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसे वो हर हाल में किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। खैर, क्योंकि ग्राउंड पर कैप्टन राकेश से तो कांटेक्ट टूट चुका था, इसलिए दिल्ली से पठानकोट बेस को कैप्टन राकेश तक वार्निंग पहुंचाने का जिम्मा दिया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। रिले टीम को बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उन्हें अपना मूवमेंट बिल्कुल लो विजिबिलिटी वाला रखना था। कोई बड़ी फौज नहीं भेजी जा सकती थी, इसलिए सिर्फ एक गाड़ी और 2 ऑफिसर्स को रवाना किया गया।
इसका एक बहुत ही क्रिटिकल रीजन था। अगर उन छिपे हुए आतंकियों को जरा भी भारी हलचल की भनक लग जाती तो वो वक्त से पहले ही किसी गांव पर हमला कर सकते थे, और फिर जो तबाही मचती उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो यहाँ टाइम बहुत तेजी से भाग रहा था। रात के 2 बज चुके थे जब पठानकोट से वो टीम निकलती है। 2:15 बजे तक वे जम्मू के उस ब्लैकआउट वाले जंगल की ओर पूरी स्पीड से बढ़ रहे थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से आतंकी भी अपनी जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। और सुबह 4 बजे जब रात सबसे ज्यादा गहरी और खामोश होती है, ग्राउंड पर वो भयानक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। बिना किसी बाहरी कांटेक्ट के भी कैप्टन राकेश ने कमाल का टैक्टिकल रिस्पॉन्स दिखाया। सुबह 4 बजे खतरे का अंदेशा होते ही उन्होंने सबसे पहले एक टैक्टिकल ड्रोन हवा में भेजा। ड्रोन के लाइव फीड से उन्होंने नोटिस किया कि आतंकी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। इसके तुरंत बाद बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उन्होंने अपनी छोटी सी टीम को फ्लैंकिंग मैनूवर यानी साइड से घेरने की रणनीति के तहत पोजीशन कर दिया। इस रियल टाइम इंटेलिजेंस के दम पर बस कुछ ही मिनटों की भारी गोलीबारी में उन्होंने पहले ग्रुप के 5 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन रिलैक्स होने का कोई चांस नहीं था। ठीक उसी वक्त पठानकोट वाली रिले टीम वहां पहुंचती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे वो सच में खून जमा देने वाली थी। जंगल में मारे गए वो 5 आतंकी पूरी कहानी नहीं थे। 10 से 15 हमलावर अभी भी एक्टिव थे, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उनमें फिदाइन शामिल थे जो सीधे एक रिहायशी गांव की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब खतरा टला नहीं था, बल्कि वो अब सीधे निर्दोष लोगों की तरफ मुड़ चुका था। यहाँ इस फिदाइन शब्द की सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसे आम आतंकी नहीं थे जो सिर्फ गोलियां चला रहे हों। ड्रोन की थर्मल इमेजिंग में एक बहुत ही खौफनाक चीज दिखी थी। 2 आतंकियों के सीने पर एक अलग तरह का हीट सिग्नेचर था। उन्होंने अपनी बॉडी पर भारी मात्रा में RDX बांध रखा था, और उनके हाथ में एक डेड मैन स्विच था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उन्हें गोली लगती या वो गिरते या बस वो स्विच उनके हाथ से छूट जाता तो एक भयंकर ब्लास्ट होता। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन को कैप्टन राकेश ने कैसे हैंडल किया। उस घने अंधेरे जंगल में जहां एक गोली चलने का मतलब था RDX का फटना, राकेश ने एक अनबिलीवेबल कदम उठाया। उन्होंने अपनी गन कंधे पे टांगी, अपना नाइट विजन चश्मा उतारा ताकि उनकी सुनने की क्षमता और तेज हो सके। सिर्फ एक पिस्तौल लेकर वो बिना किसी बैकअप के आगे बढ़े। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाकर दाईं ओर फेंका। जैसे ही पहले फिदाइन का ध्यान भटका, राकेश ने अंधेरे में झपट्टा मारकर उसकी गर्दन दबोची और अपना हाथ सीधा उस डेड मैन स्विच पर रख दिया ताकि वो किसी भी कीमत पर छूटे ना। बिल्कुल उसी पल उनके एक ऑफिसर ने झाड़ियों के पीछे से दूसरे फिदाइन की कलाई पर स्नाइपर से ऐसा अचूक निशाना लगाया कि उसका हाथ सुन्न हो गया और स्विच बिना दबे ही गिर गया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला एग्जाम्पल था। अब ये लड़ाई अपने बिल्कुल आखिरी फेज में थी। सुबह 4:30 बजे तक ये पूरा कॉम्बैट सीक्वेंस खत्म हो चुका था। राकेश की टीम ने बाकी बचे आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था। सुबह 5:52 तक उस घने जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया था। धीरे धीरे सूरज निकल रहा था, और फिर ठीक दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का काफिला उसी सुरक्षित रास्ते से गुजरा जिसके ठीक बगल में कुछ घंटे पहले मौत का ये पूरा खेल चल रहा था। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अक्सर बड़ी बड़ी रैलियों, इवेंट्स और समारोहों को टीवी पर बहुत आसानी से देखा जाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस वक्त भी न जाने दुनिया के किस कोने में, किस अंधेरे जंगल में या किस साइबर ग्रिड के पीछे ऐसे ही अदृश्य और बेहद जोखिम भरे खुफिया ऑपरेशन बिल्कुल शांति से चल रहे होंगे। एक नॉर्मल और सुरक्षित दिन के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य ढाल होती है जो कभी सोती नहीं है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत